मुझे मोहन भैया सुनना ही पसंद है। कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई कैसे? आपने जिस जिस डिपार्टमेंट को छुआ है कि उस डिपार्टमेंट ने सोना उगला। बचपन से फिर 10वीं क्लास में ही बच्चों ने इस एक्टिविटीज़ को देखकर नेताजी कहना शुरू किया। 30 सालों के बाद भी आज भी वही जोश, क्योंकि लात मारते हुए आपकी एक तस्वीर है जी। एक अर्जुन सिंह जी का काले झंडे वाला आता है जिसमें शायद आपको डंडे भी खाने पड़े। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आज के जो यूथ हैं वो परिक्रमा की राजनीति करते हैं, वो पराक्रम की राजनीति नहीं करते। अब की बार 400 पार तो मोदी जी का नारा चल रहा है, बट आपके लिए अब की बार 7 लाख पार ये कैसे होगा? मुस्लिम विरोधी पार्टी के अंदर आते हैं। दक्षिण से आपका उत्तराधिकारी कौन? तो महादेव सट्टा ऐप के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उसी के ऊपर उनकी एफआईआर हुई है। आज एक ताज़ा मामला भी आया है राजनांदगांव में। उनकी सभा के दौरान उन्हीं के कार्यकर्ता ने उन पे गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी, पूरे देश ने नकार दिया है। 2000 लोग उस समय गोंदिया गए थे ट्रेन में आपके सांसद बनने के पश्चात। रायपुर को उसकी फर्स्ट मेट्रो कब तक मिलेगी? रायपुर में कांग्रेस ने आपको वॉकओवर दे दिया है विकास उपाध्याय के रूप में। आज मेरे साथ में बातें सिद्धांत की टीम ने चर्चा की है और एक अच्छी शुरुआत है, और आप सिद्धांत शर्मा को देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बातें सिद्धांत की। बचपन से हर व्यक्ति से सुना है कि किसी की बात सुनने से आपकी समझ और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। एंड व्हेन द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू अपने क्षेत्र में महारथी हो, तो उनके जीवन के सिद्धांतों को, उनकी सक्सेस स्टोरीज को सुनकर मुझे लगता है कि हमें अपने आप में भी कुछ चेंजेस मिलेंगे। और इसी चेंज को समझने के लिए, उनके जीवन को, सिद्धांत को समझने के लिए, जय श्री राम, मैं सिद्धांत शर्मा आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बातें सिद्धांत की, एक ऐसा पॉडकास्ट शो जो मुझे लगता है हमारे सारे व्यूअर्स के लिए एक बड़ा गेम चेंजर होगा। और यहाँ हम मिलेंगे अलग अलग फील्ड्स के महारथियों से, जो मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज के रूप में, एक बहुत बड़े पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के रूप में साबित होंगे। तो इसी कड़ी में हमारे पॉडकास्ट के पहले गेस्ट, एबीवीपी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले, अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करने वाले, 35 सालों से लगातार 8 बार के जीतने वाले, 8 बार के विधायक चुनाव को जीतने वाले, जो इस बार मोदी जी की पसंद से रायपुर लोकसभा से सांसदीय प्रत्याशी बने हैं, ऐसे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ है। तो भैया स्वागत है आपका नमस्कार। हमारे इस पहले पॉडकास्ट शो में, जो है बातें सिद्धांत की। मैं भैया कुछ भी शो चालू करूं उसके पहले एक सवाल है, आपको मैं क्या कहकर बुलाऊं? क्योंकि रायपुर की लगभग आधी जनता, चाहे 80 साल की माँ हो, बुज़ुर्ग हों, 10 साल के बच्चे हों, वो आपको भैया बुलाते हैं। तो आपको अपने जीवन में सुनना क्या पसंद है? आपको भैया सुनना पसंद है? मुझे मोहन भैया सुनना ही पसंद है। तो इसी के साथ मेरा पहला प्रश्न था भैया कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई कैसे? और उसमें गोविंद सारंग जी का नाम बहुत बार आता है, आपके गुरुदेव हैं, उनका असर क्या था आपके जीवन में? देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत 10वीं क्लास से होती है, जब हमारे कॉमर्स के शिक्षक और कुछ बच्चों को कहते हैं कि तुमको ट्यूशन पढ़ना होगा, ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल कर देंगे। अच्छा। और वो बच्चों को फेल कर देते हैं। उसके बाद में हम स्कूल में उसके विरोध में धरना देते हैं, और फिर उन सब बच्चों की दोबारा परीक्षा होती है। अच्छा। और उनको पास किया जाता है। तो ये एक शुरुआत है, और इस शुरुआत ने ही बचपन से फिर 10वीं क्लास में ही बच्चों ने इस एक्टिविटीज़ को देखकर नेताजी कहना शुरू कर दिया। और मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक
नेतृत्व का विकास जिसको कह सकते हैं, वो एक शुरुआत है। आपने जिस जिस डिपार्टमेंट को छुआ, रायपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ भारत देश के जो आपके जानने वाले हैं वो कहते हैं कि उस डिपार्टमेंट ने सोना उगला। तो आपके विधायक काल का जो 35 साल का अनुभव रहा, उस काल के बारे में कुछ बताइए कि डिपार्टमेंटल वाइज, जैसे आपने कभी कहा कि शिक्षा के विषय में, आप शिक्षा से आपकी शुरुआत हुई, उसी में आपके आंदोलन की शुरुआत हुई, इसलिए क्या शिक्षा विभाग आपके पास लंबे समय तक रहा? और नहीं, कारण वैसा नहीं है, क्योंकि हम स्टूडेंट लीडरशिप से राजनीति में आए, और उस ज़माने में शायद मुझे लगता है कोई कॉलेज का प्रेसिडेंट जो होता था जी वो किसी विधायक से ज़्यादा पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस पाता था, जी क्योंकि उस समय धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, आज जितनी सुविधाएं स्कूलों में या कॉलेजों में मिलती हैं, उस ज़माने में इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी। जी तो उसके कारण जो एक ड्रेसिंगनेस आया और संघर्ष करने के कारण जो एक अनुभव आया, और वो उस अनुभव ने राजनीति में आने के बाद, जैसा आपने पहले एक प्रश्न पूछा कि गोविंद सारंग जी को आप गुरु मानते हैं, जी तो जब हम संघर्ष करते थे विद्यार्थी परिषद की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, जी और उस समय हमें डंडे लाठी भी खाना पड़ता था, जेल भी जाना पड़ता था, तो उससे एक जो भय है वो समाप्त हो गया। जी। एक अर्जुन सिंह जी का काले झंडे वाला आता है जिसमें शायद आपको डंडे भी खाने पड़े। अर्जुन वो और- भी है, जी और उसी के बाद जब विद्यार्थी परिषद, स्टूडेंट लीडरशिप ये करते करते फिर यूथ विंग में आ गए। उस ज़माने का, वो ज़माना तो कभी ये था ही नहीं कि बीजेपी कभी सत्ता में आ सकती है। जी तो ऐसे समय जब हमने राजनीति शुरू की, तो वो राजनीति अपने आप में आपको परिपक्व बना देती है, जी वो राजनीति आपको समझ पैदा करती है। जी मैं बहुत बार बोलता हूँ जी। कि आज के जो यूथ हैं जी वो परिक्रमा की राजनीति करते हैं, वो पराक्रम की राजनीति नहीं करते। आजकल की जो राजनीति वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की राजनीति है, जी वो संघर्ष की राजनीति नहीं है। जी और संघर्ष की राजनीति में अर्जुन सिंह जी, ये माना जाता था कि वो देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जी जिससे ब्यूरोक्रेट्स भी उनकी आंखों को देखकर उनसे मिलता है जी और उनसे डरता है। जी और उस ज़माने में ऐसे मुख्यमंत्री को हम युवा मोर्चे की तरफ से तय किया कि उनको काला झंडा दिखाना है। सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। जी हम 4-5 लड़के एक सीढ़िया पर बैठ गए कोतवाली के पास में, जी और काला झंडा जेब से निकाल कर फेंका तो उनके चेहरे पे जाकर लगा। और जब उनके चेहरे पर जाकर आपने फेंका वो? मैंने जी, फेंका। जी, जी। जब उनके चेहरे पर जाकर लगा जी तो फिर पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन, पूरे कांग्रेस के लोग हरकत में आ गए। उन्होंने दौड़ाया, पीटा, मैं हॉस्पिटलाइज भी हुआ। अच्छा तो ऐसे जीवन के कई वाक़े हैं जी कि जो विपक्ष के ज़माने में हमको संघर्ष करने की प्रेरणा देते रहे। जी और जब अर्जुन सिंह जी जैसे मुख्यमंत्री को फेंक कर काला झंडा उनके मुंह पर पड़ा तो फिर नेशनल न्यूज़ बनी। जी। पर आज भी जैसे हमने देखा था कि अभी आप मुख्यमंत्री निवास घेराव में, विधानसभा घेराव में सबसे आगे रहे, और 35 सालों के बाद भी आज भी वही जोश, क्योंकि लात मारते हुए आपकी एक तस्वीर है। आप शायद दीवार थी जो ढहा रहे थे और उसके बाद शायद आप चोटिल भी हुए। तो आज भी घर वालों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इतना सब कुछ देखने के देखो, बाद? घर वालों को तो दिक्कत होती है, परंतु जब घर वालों को ये लगता है कि हम किसी अच्छे कॉज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जी हम कोई गलत काम के लिए नहीं कर रहे हैं, जी या कोई हम गलत रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, जी तो कभी कभी डांट भी पड़ती है, कभी कभी होता भी है कि क्यों तुमको ये करना क्या ज़रूरी है, बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। तो हम ये कहते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो बाकी भी नहीं करेंगे। और इसलिए आज के यूथ को भी संघर्ष की प्रेरणा देना, जी ये मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है। जी। और क्योंकि अभी जो हमारी यूथ पौध आ रही है जी वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक की पौध आ रही है, जी और इसलिए उसको ये बताना कि लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, संघर्ष कैसे किया जा सकता है, इसकी आवश्यकता है, और संघर्ष ही पहचान देता है। जी। पार्टी ने इतने समय आपको रायपुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, और अब अचानक से, मतलब
67,000 की लीड के बाद आपको, हमने जो सुना, मैं वही बात कहूँगा कि मोदी जी के द्वारा आपको चुनकर अब की बार 400 पार का जो उनका नारा है उसके लिए आपको रायपुर शहर से चुन लिया, आपको सांसद बनाने के लिए। तो ये अचानक इतना बड़ा चेंज, क्योंकि हमने हमेशा आपको रायपुर ये में पाया है। चेंज नहीं है, जी ये डेस्टिनी है जी कि आपके भविष्य में कब क्या होगा जी इसके बारे में हम निर्णय नहीं करते। जी हमारे बारे में निर्णय जो है वो पार्टी करती है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। जी और शीर्ष नेतृत्व ने इस योग्य माना जी कि अब 40 साल हो गए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में काम करते करते, जी तब दिल्ली में आकर काम करें। जी तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उनको उपयोगिता के कारण उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाने का निर्णय लिया। मैं आपके साथ कुछ दिनों से चल रहा था, आपके कार्यकर्ताओं की बैठकों में भी उठना बैठना कर रहा था, तो उसमें एक नारा मैंने बार बार सुना, अब की बार 400 पार तो मोदी जी का नारा चल रहा है, बट आपके लिए अब की बार 7 लाख पार, ये कैसे होगा रायपुर संसदीय क्षेत्र में? क्योंकि 23 लाख शायद वोटर्स हैं हमारे, उसमें 60-70% ही वोट करते हैं, तो विपक्ष को क्या आप गिन ही नहीं रहे हैं? ऐसा नहीं, कुछ है? ऐसा नहीं है, विपक्ष है जी और विपक्ष को मैं चुनौती भी मानता हूँ। जी ये चुनावी युद्ध है, जी युद्ध में सामने की सेना को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए। जी कब कौन से अस्त्र का उपयोग कर लें, जी कब कौन सा दांव वो चल दें, जी और इसलिए अपने कार्यकर्ताओं में इस प्रकार का जोश भरना कि हर दांव, हर अस्त्र का जवाब देने के लिए वो तैयार रहें, और इससे लक्ष्य आप जब ऊंचा लेकर चलेंगे तब आप मंजिल तक पहुंचेंगे। आप छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी पूर्ण रूप से सम्मिलित हैं, आपको सिर्फ रायपुर का नेता शायद किसी ने कभी माना ही नहीं। 11 के 11 का भी जो लक्ष्य है छत्तीसगढ़ में, वो आपकी सिर्फ रायपुर में रहने की वजह से पूरा हो पाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है, मैं तो पहले भी जब विधायक का चुनाव लड़ता रहा हूँ तो पार्टी ने जहाँ भेजा वहाँ गया हूँ। अभी भी पार्टी मुझे जहाँ उपयोगी समझेगी मुझे भेजेगी, मैं जाऊँगा। इसके पहले आप वाराणसी में भी स्टार कैंपेनर के रूप में, चुनाव समिति के सदस्य के रूप में जाते रहे हैं, क्योंकि मोदी जी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, बड़ी लीड लेकर आते हैं। आप रायपुर से सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार आप वहाँ जाएंगे? अगर मुझे कहा जाएगा, पार्टी के निर्देश पर ही मैं जाता हूँ। जी मैं लखनऊ भी गया हूँ, वाराणसी भी गया हूँ, जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जाने का मौका मिला है, महाराष्ट्र के चुनाव में भी जाने का मौका मिला है, जी गुजरात के चुनाव में भी जाने का मौका मिला है। जी हम पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता है, पार्टी जहाँ बोलेगी वहाँ जाएंगे, और अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ता हूँ, मेरा चुनाव जनता और कार्यकर्ता लड़ते हैं, और आने वाला चुनाव भी वही लड़ेंगे। हमने इस पॉडकास्ट के बारे में एक पोस्ट डाला था कि हम बृजमोहन भैया से सवाल पूछने वाले हैं, तो लोगों ने उस सवाल का जवाब ये कह के भी दिया, कुछ क्वेश्चंस रखे अपने, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि रायपुर में कांग्रेस ने आपको वॉकओवर दे दिया है विकास उपाध्याय के रूप में। इसको आपने पहले भी कहा कि चुनौती के रूप में आप देखते हैं, किसी विपक्ष को आप कम नहीं आंकते हैं, बट वॉकओवर कहना क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। जी मैं ना वॉकओवर मानता हूँ और ना इसको वॉकओवर मानना चाहिए। वैसे अगर कहेंगे तो विकास मेरा छोटा भाई है, जी उसने बहुत सारी चीज़ें मुझसे सीखी हैं, जी परंतु कभी कभी इन सब चीज़ों को आपको गंभीरता से लेना चाहिए, जी क्योंकि वो युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं, एक बार विधायक रहे हैं, संसदीय सचिव रहे हैं। तो मैं ये नहीं मानता जी कि वॉकओवर है, मैं ये मानता हूँ कि लड़ाई है, और लड़ाई को पूरी दमदारी के साथ में हम लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को भी लड़ना चाहिए। आपका यही नेचर कि विपक्ष में भी आपके इस नेचर के, इस प्यार भरे भाव के सभी कायल हैं, और हमने ये चुनाव के रिजल्ट्स में भी देखा है कि जहां भाजपा को विपक्ष बार बार बोलती है कि हम मुस्लिम विरोधी पार्टी के अंदर आते हैं, वहां आपको बूथ स्तर पे जहां पे मुस्लिम बहुल हैं वहां पे भी सबसे अधिक मत से आपको जिताया है। वो प्रेम आपका उस समुदाय के प्रति कैसे आ रहा है? मतलब क्या काम ये आपने करते प्रेम हैं? नहीं है, जी मैं तो ये मानता हूँ कि वो भी नागरिक हैं, वो भी मनुष्य हैं, जी और इसलिए उनका भी खून लाल है। जी अगर सबको खाना चाहिए तो उनको भी चाहिए, अगर सबको सड़क चाहिए तो उनको भी चाहिए, जी अगर सबको गैस का कनेक्शन चाहिए तो उनको भी चाहिए, जी अगर उनमें भी गरीब हैं तो उनको भी प्रधानमंत्री आवास चाहिए।
जी अगर उनमें भी गरीब महिलाएं हैं तो उनको भी मातृवंदन योजना का लाभ चाहिए। जी और मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है जी कि उन्होंने अब जाति धर्म के आधार पर कोई योजना नहीं बनाई है, उन्होंने आर्थिक आधार पर योजनाएं बनाई हैं। और उसी कारण मोदी जी पूरे देश के सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता साबित हो रहे हैं कि उन्होंने युवाओं की चिंता की, महिलाओं की चिंता की, गरीबों की चिंता की, किसानों की चिंता की, और इनकी चिंता कर कर वो योजनाएं बना रहे हैं। जी और मेरा भी मानना ये रहता है, मैं मुस्लिम एरियो से पहले वोट नहीं मिलते थे, जी परंतु जीतने के बाद अगर सबसे पहले सड़क हमने बनाई तो मुस्लिम एरियो में बनाई जी कि सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए और उनको ये लगना चाहिए जी कि धर्म के आधार पर या पूजा पद्धति के आधार पर वोट देने के बजाय जी हमारा भला कौन कर सकता है, हमारा हित कौन कर सकता है, जी। उसको वो वोट दें। और इसलिए पहले जो संघर्ष होता था, अब धीरे धीरे वो संघर्ष जो है जी वो नज़दीकियों में बदल चुका है। जी। दिल्ली जाने के बाद रायपुर में आप जो अपने कार्यकर्ताओं से, यहाँ की जनता से रात के 2-2 3-3 बजे तक भी मिल पाते हैं, उनकी समस्याएं सुन पाते हैं, वो कैसे होगा? क्योंकि आधे टाइम तो आपको शायद दिल्ली की कमान संभालनी क्या हो पड़ेगी। गया, हम कम समय में ज़्यादा काम करेंगे। जी अब छत्तीसगढ़ की योजनाओं को तो इम्प्लीमेंट करेंगे ही, जी। साथ में दिल्ली की भी योजनाओं को छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ सके, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी बन सके। जी और शायद मेरी जो वर्किंग स्टाइल है, जी। उस स्टाइल में कभी किसी को ये नहीं लगेगा जी। कि मैं छत्तीसगढ़ से दूर हो गया हूँ। रायपुर में 5 साल विपक्ष में रहने के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि राजिम कुंभ एक तरीके से बंद हो गया, एक तरीके से क्या पूरी तरीके से बंद ही हो गया था, आप आए, उसको और भव्य रूप के साथ चालू किए, पर अब क्योंकि वह मंत्रालय आपके पास नहीं होगा, आप रायपुर के सांसद हो चुके होंगे, तब राजिम कुंभ का क्या होगा? क्योंकि राजिम कुंभ उसी भव्यता के साथ, उसी दिव्यता के साथ, क्योंकि एक मेरे स्वभाव में है जी कि जिसको मैं शुरू करता हूँ जी उसको फिर मैं आखिरी दम तक, आखिरी समय तक, और उसको उसके मुकाम तक पहुँचाता हूँ। जी और इसमें भी मेरा योगदान पहले भी रहा है, अभी भी रहा है और आगे भी रहेगा। और राजिम कुंभ और ज़्यादा वैभव के साथ में और ज़्यादा गरिमा के साथ में जी। होगा। रायपुर में आपको जानने वाले ये बताते हैं कि आपने ऑलरेडी रायपुर से का रोड मैप और उसका विजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना चालू कर दिया है। सांसद बनने के बाद आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होगी? हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ पर अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल लेवल का आए, जी यहाँ पे अच्छे हेल्थ के क्षेत्र में अच्छे हॉस्पिटल्स आएँ, जी यहाँ पर अच्छी इंडस्ट्रीज़ आए जी जिससे हमारे नौजवानों को रोज़गार मिल सके, जी और केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का 100% फ़ायदा छत्तीसगढ़ के लोगों को मिले, रायपुर के लोगों को मिले, ये हमारी कोशिश होगी। जी। पीएम मोदी के साथ आपकी पहली मुलाकात के बारे में बताएं, जहां आप उनको अमरूद दे रहे थे जब वो छत्तीसगढ़ प्रवास पे आए थे। वो क्या किस्सा था, वो क्या बातचीत हुई थी नहीं, आपकी? वो तो प्रधानमंत्री बनने के बाद है, परंतु अच्छा। उनके साथ में जी मेरे जो संबंध हैं जी वो तो मैं सोचता हूँ लगभग 1985 से हैं, जी जब वो मध्य प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे। जी 1990 में जब हम पटवा जी की सरकार में राज्य मंत्री बने, जी तब वो मध्य प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे। जी और जब वो पहली बार आए तब मैं कृषि मंत्री था, जी और कृषि मंत्री होने के नाते जो छत्तीसगढ़ में 1 kg गुआवा हो रहा जी। है, वो मैंने बताया कि ये छत्तीसगढ़ में पैदा हो रहा है। तो अच्छा, उन्होंने भी आश्चर्य किया कि छत्तीसगढ़ में, मैंने कहा यहीं से पूरे देश में गया है। जी तो उन्होंने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया जी और उन्होंने उस अमरूद को सहर्ष स्वीकार भी किया। जी। कृषि मंत्री के रूप में आपने अपनी योजनाओं को भारत देश तक पहुंचाया। कौन सी एक ऐसी योजना थी जो आज भारत सरकार भी उस लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रही है, जो यहाँ के शायद यूथ को नहीं मालूम? ऐसी कोई उपलब्धि आप जो बताना देखिए, चाहें? ऐसी छत्तीसगढ़ को 3 बार कृषि क्रमण पुरस्कार मिला, जी और दलहन के मामले में हमारा देश पीछे होता था, हमको इंपोर्ट करनी पड़ती थी। जी हमने छत्तीसगढ़ में दलहन की पैदावार को बढ़ाया। जी छत्तीसगढ़ के किसान सिर्फ धान की पैदावार करते थे, जी। हमने उनको हार्टिकल्चर में, उनको नेट सेट हाउस, उनको ग्रीन हाउस,
जी। उनको पॉली हाउस, उनको मल्चिंग सीड्स, ड्रिप के माध्यम से खेती करने का जो तरीका है, इसको हमने इतना ज़्यादा फैलाया कि छत्तीसगढ़ के किसान इन सब चीज़ों को जानते नहीं थे। जी। और छत्तीसगढ़ के किसानों ने आज हमारी हार्टिकल्चर के फील्ड में सब्जी, भाजी, फल, फ्रूट, इसमें हम बहुत आगे बढ़े हैं और किसानों की आय भी इससे बढ़ी है। जी। साथ में हमने एक नई योजना शुरू की डेयरी की फील्ड में, जी। कि हमारे यहाँ बच्चों में बहुत ज़्यादा एनीमिया है, जी। उनमें न्यूट्रिशन की कमी है, जी। तो उसके लिए एक योजना शुरू की कि 12 लाख रुपए की गाय खरीदें, उसमें 6 लाख रुपए छत्तीसगढ़ सरकार सब्सिडी देगी। जी। ये शायद देश की सबसे बड़ी योजना थी अच्छा। कि 12 लाख रुपए में 6 लाख रुपए की सब्सिडी देकर, तो हमने दूध का उत्पादन यहाँ पर बहुत बढ़ाया। जी। साथ में मछली के, छत्तीसगढ़ जैसा छोटा प्रदेश होने के बाद भी मछली उत्पादन में देश में 7वें नंबर पर हमने छत्तीसगढ़ प्रदेश को लाया। जी। सोशल मीडिया में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने कुछ सवाल मांगे थे, उनमें एक सवाल था तनय लूनिया का। वो कहते हैं कि रायपुर में अभी के सांसद की जो भूमिका थी वो शायद सक्रिय नहीं थी, तो ऐसी बड़ी समस्या को आप कैसे बाहर देखिए, पाएंगे? ये कोई पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जी। और इसलिए हर व्यक्ति से एक जैसी उम्मीद करना उचित भी नहीं है। जी। और हर किसी का अपना अपनी वर्किंग होती है, अपना अपना स्वभाव होता है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। जी। क्योंकि लोगों ने, मेरे को 35-40 साल से लोग देख रहे हैं, जी। तो अगर कोई 8 बार जी। यूं ही नहीं जिताता है। जी। आपकी प्रोएक्टिव भूमिका रही है, इसीलिए शायद लोगों का कहना था कि वहाँ जाकर वापस रायपुर का कारभार कैसे संभालेंगे। एक और सवाल था दलविंदर बेदी जी का, दक्षिण से आपका उत्तराधिकारी कौन? पार्टी जिसको तय करेगी। भारत में सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा मिल रहा है, केंद्र में यदि आपको ये वाली जिम्मेदारी मिलती है तो सबसे पहले आपका, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है लेकिन सबसे नहीं, पहले देखिए, आपका मैं- फोकस एरिया क्या होगा? मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी जी। उसको मैं कोशिश करूंगा जी। कि केंद्रीय नेतृत्व की भावना जी। और जनता की भावना के अनुरूप मैं काम कर सकूं। 5 सालों तक आप लोग विपक्ष में रहे, उसके बाद अब जब सरकार आई है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच तेज हो गई है और ताज़ा मामला है कि उनके ऊपर एक एफआईआर भी हुई। तो महादेव सट्टा ऐप के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उसी के ऊपर उनकी एफआईआर हुई है, आप उसे कैसे देखते हैं? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और जिन्होंने छत्तीसगढ़ के 10 लाख युवाओं को लूटने का काम किया, और वो आज से नहीं, उनको तो पहले दिन से मालूम है। उन्होंने इसको, जब तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने इसको ईडी को सौंप दिया, तब छत्तीसगढ़ सरकार ने ईडी को नहीं सौंपा, यहाँ पर जी। उसमें केस दर्ज कर और उसमें कार्रवाई शुरू की। जी। और जब तेलंगाना और वहाँ के मामले को लेकर फिर ईडी ने इसमें कार्रवाई शुरू की, जी। तब जितने लोग अभी तक पकड़े गए हैं जी। या जितने लोग संदेह के घेरे में आए हैं, सब लोग लगभग पूर्व मुख्यमंत्री जी से जुड़े हुए लोगों का। जी। आज एक ताज़ा मामला भी आया राजनांदगांव में, उनकी सभा के दौरान उन्हीं के कार्यकर्ता ने उन पे गंभीर आरोप लगाए, अनदेखी के आरोप लगाए। आप उसे, अब ये जो वर्किंग होती है, उस वर्किंग की अगर आप समय समय पर समीक्षा नहीं करते हैं तो फिर इस प्रकार के आरोप आपको झेलने पड़ते हैं। ठीक है। इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग विषय था आपकी लाइफ का, आपकी शादी। आपकी शादी के दौरान एक ऐसा वाकया सुनाई में आता है कि 2000 लोग उस समय गोंदिया गए थे ट्रेन में। क्या है ये पूरा? नहीं, वो तो क्योंकि उस समय हम यूथ लीडर थे, जी। छात्र राजनीति में रहे, जी। युवा मोर्चा में आए, जी। तो उस ज़माने में जी। लोगों का कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, ट्रेन की टिकट हो तो पाई बहुत थी? सारे लोग, नहीं, यहाँ से 20 बसें गई थी, 100 से ज़्यादा कारें गई थी। जी। 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 लोग अपने साधनों से अलग पहुँचे थे, ट्रेन से अलग पहुँचे थे। और जब उसको कह सकते हैं, वो शंकर जी की बारात थी, जी। उसमें सब प्रकार के लोग थे। जब एक कुछ लड़के पान डिब्बे में पान खाने गए तो वहाँ के किसी दादा ग्रुप के साथ में उनकी झंझट हो गई
और झंझट हो गई तो फिर वहाँ पर फिर बाद में जो होना था वो हुआ। जी। अच्छा, इसी से मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। 3 महीना सरकार को हो गया। 3 महीने में आपने क्या-क्या मंत्रालय, क्योंकि आपको मिल गया था मंत्री पद तुरंत ही, तो क्या-क्या काम हुए हैं अभी तक? देखिए 3 महीने में अगर हम देखेंगे, जी, क्योंकि जो सरकार होती है वो सामूहिक नेतृत्व पर चलती है। जी, शायद ये देश की पहली सरकार होगी जी, जिसने अपने 5 साल के वादों को 3 महीने में पूरा किया। जी, 70 लाख महिलाओं के खाते में 12,000 रुपये साल का जाना शुरू हो गया। किसानों को बचा हुआ 14, 15, 15, 16 का बोनस उनके खाते में चला गया। जी, इस वर्ष जो धान खरीदी हुई उसमें लगभग 1 एकड़ के पीछे 20,000 रुपये किसानों के खाते में चला गया। अगर हम शिक्षा विभाग की बात करेंगे, मेरे पास जो विभाग हैं, तो लगभग स्कूल शिक्षा विभाग में जो कई महीनों से नियुक्तियां लटकी हुई थी, 5,000 से ज़्यादा हमने नियुक्तियां कर दी, जी, प्रमोशन का काम किया। जी, हायर एजुकेशन में भी हमने इस प्रकार के काम किए। जी, सांस्कृतिक विभाग में तो आपने देखा ही जी, कि हमने राजिम कुंभ की फिर से शुरुआत की, जी, और रामलला जी के आगमन के अवसर पर जी, वहाँ पर मंदिर के निर्माण के अवसर पर पूरे प्रदेश में 5,000 रामायण मंडलियों को जी, हमने भजन के कार्यक्रम में लगाया और उनको अनुदान दिया। जी, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। जी, मैं सोचता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ में जितने सरकारी कर्मचारी हैं, लगभग उसके आधे कर्मचारी शिक्षा विभाग में हैं, जी, और उतने ही उनके प्रॉब्लम्स हैं। जी, तो बहुत सारे ग्रेवेंसेस को हमने निपटा कर शिक्षा विभाग में जो शिक्षक हैं जी, अपनी परेशानी और कठिनाइयों की बजाय वो बच्चों को पढ़ाने का काम करें। जी, हमने नई शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया, जी, और नई शिक्षा नीति लागू कर कर कि इसी वर्ष की जो परीक्षा हो रही है, इसके बाद में हायर सेकेंडरी बोर्ड की जो परीक्षा है वो जी। दूसरी बार भी बच्चों को देने का मौका मिलेगा। जी, और इसके लिए स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में हमने टास्क फोर्स बना दिए जो नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पूरी पॉलिसी तैयार करेंगे। जी। भाजपा ने अपने पिछले मैनिफेस्टो के सारे वादे तो पूर्ण कर लिए हैं, भारत सरकार ने। आप रायपुर से भारत सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि क्या मैनिफेस्टो का अगला पार्ट होना चाहिए? क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उसमें देखिए होंगे? बहुत, आज हम देखेंगे तो लोगों की अब जो सार्वजनिक आवश्यकताएं होती हैं, जी, कि पहले बोलते थे रोटी, कपड़ा और मकान, जी, तो अब रोटी और कपड़े की तो चिंता नहीं है। मकान मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से उसको पूरा कर दिया। जी, अब लोगों की मांग होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, जी, तो उसमें भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जी, कनेक्टिविटी, जी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो, सब कनेक्टिविटी को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। जी, अब अगर यहाँ के लोगों को आवश्यकता है तो एक उनको अच्छी हेल्थ और अच्छा एजुकेशन जी, ये मिले, और फिर यूथ चाहता है एम्प्लॉयमेंट। जी, तो यूथ को जैसा मोदी जी मोटिवेट कर कर कि हम नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, इस दिशा में जो काम हो रहा है वो इनोवेटिव काम हो रहा है। आपके सांसद बनने के पश्चात रायपुर को उसकी फर्स्ट मेट्रो कब तक मिलेगी, और उसको फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट, वापस इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब तक चालू होंगी आपके? देखिए ये तो आने वाले समय पर ये सब चीज़ें फिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं जी, कि क्या आपको उतने यात्री मिलेंगे, जी, क्या मेट्रो ट्रेन आपकी सक्सेस होगी। जी, इसकी जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें ये लगेगा जी, कि हाँ इंटरनेशनल फ्लाइट की भी यहाँ पर आवश्यकता है, जी, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन की भी आवश्यकता है। वैसे हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है जी, कि हम रायपुर, भिलाई और दुर्ग जी, इसको जोड़कर हम महानगर की श्रेणी में लाएंगे, जी। तो निश्चित रूप से उस दिशा में काम करेंगे। एक रैपिड फायर का सेक्शन है हमारे पॉडकास्ट में। इसमें आपको कोई एक चीज़ का चुनाव करना है या एक शब्द के माध्यम से उसके बारे में जवाब देना है। तो मैं एक शब्द कहूँगा या चुनने के लिए 2 चीज़ कहूँगा, उसमें आपको एक चीज़ चुनना है, और अगर आप चाहें तो कुछ और चीज़ें बोल सकते हैं उसके साथ। घर बार या जन जन की सेवा? जन जन की सेवा आपके लिए चुनौती? अवसर के रूप में परिवर्तित करना। भूपेश बघेल? अब वो तो चले गए, राहुल गांधी? पूरे देश ने नकार दिया है।
नरेंद्र भाई मोदी जी, विश्व नेता बन रहे हैं, अमित शाह जी, देश का आने वाला भविष्य है। रायपुर दक्षिण या रायपुर संसदीय क्षेत्र, दोनों। जीवन में आपकी प्राथमिकताएं, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना, लोगों की सेवा करना, किसी के भी जीवन में खुशी लाना, वो पहली प्राथमिकता है। राम मंदिर, बन गया, एनआरसी, लागू हो गया, संगठन, उसी से हम हैं और हमसे वो है। आप अपने पूरे राजनीतिक जीवन के इस विधायकी अनुभव से अब आने वाली युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को शॉर्टकट छोड़कर मेहनत करना चाहिए, परिक्रमा की बजाय पराक्रम करना चाहिए, और युवा पीढ़ी अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए और जनहित को ना त्यागे और वो सीखने की कोशिश करे। अगर उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो समझे और अपने से जो सीनियर हैं उनकी इज्जत करे, उनको महत्व दे। पद जो है वो आने जाने वाला है, परंतु प्रतिष्ठा जो है वो हमेशा के लिए मिलती है। इसलिए पद की बजाय प्रतिष्ठा की तरफ, सम्मान की तरफ, लोग अच्छी नज़रों से देखें, इसकी तरफ युवा पीढ़ी को ध्यान देना चाहिए। तो आप थे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, जो इस बार रायपुर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ चर्चा में थे। अब आपके ऊपर है कि आप किसे चुनना चाहेंगे। तो आगे एपिसोड्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। भैया, एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस एपिसोड के एंड के साथ, कि आप हमारे व्यूअर्स को कहें कि बातें सिद्धांत की को सब्सक्राइब करें और सिद्धांत शर्मा को देखते रहें, मिलते रहें। आज मेरे साथ में बातें सिद्धांत की टीम ने चर्चा की है और एक अच्छी शुरुआत है, और आप सिद्धांत शर्मा को देखते रहें, इसी बात की मेरी आम जनता से अपील है। थैंक यू सो मच भैया।